हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। उसमें अपन पढ़ रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधि, शिक्षण प्रणाली। एक विद्यालय में प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक शिक्षण हेतु जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं उसके संचालन के तरीके को शब्द ग्रहण प्रणाली कहा जाता है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है तथा इससे संपूर्ण विद्यालय प्रभावित होता है। शिक्षण विधि एक कक्ष में अध्यापक विशेष द्वारा शिक्षण कराने हेतु जो तरीके उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित होता है। इसमें केवल एक कक्ष तथा एक अध्यापक ही प्रभावित होता है। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक भाषा की अलग अलग विधाओं को पढ़ने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता आ रहा है। इसी आधार पर संस्कृत भाषा के शिक्षण की विधियों को तीन भागों में बांटा गया है। पहली जो विधि है वो है प्राचीन विधि, दूसरी है नवीन विधि और नवीनतम विधि शिक्षण के उपागम, शिक्षण के नवाचार। प्राचीन विधि देखो, सन 1835 में लॉर्ड मैकाले जो शिक्षा नीति चल रही है वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा दी हुई चल रही है। मैकाले की शिक्षा पद्धति तक संस्कृत भाषा शिक्षण हेतु जिन विधियों या प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राचीन विधि कहते हैं, पाठशाला विधि कहते हैं, व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं। पाठशाला विधि परंपरागत विधि है। पाठशाला विधि परंपरागत विधि गुरुकुल विधि है। यह भाषा शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। 17वीं शताब्दी तक पाठशालाओं में, गुरुकुलों में, आश्रमों में, विद्यापीठों में तथा मठों में यह शिक्षा पद्धति नियमित रूप से चलती रहती है। इसी समय यूरोपीय विद्वानों तथा धार्मिक प्रचारकों ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में विद्वानों ने इसका विकास किया, किंतु 1835 की मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद यह धीरे धीरे उपेक्षित हो गई। इस विधि में संपूर्ण कार्य मौखिक रूप से होता था। यह विधि में शिक्षण कार्य उपचयन संस्कार से आत्म होता था। गुरु छात्र को गायत्री मंत्र का उपदेश देता था। इस मंत्र की दीक्षा के बाद ही शिक्षा आरंभ होती थी। इस विधि में पुरुषार्थ, चतुष्ट, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के अर्थात शास्त्रार्थ द्वारा आदर्श पंडित बनाना इस विधि का मुख्य उद्देश्य था। यह विधि ब्रह्मचर्य पर आधारित थी जो शिक्षण की अपेक्षा व्यक्ति के जीवन शैली को भी अधिक महत्व देती थी। इसमें गुरु और शिष्य के संबंध पिता व पुत्रवत होते थे। इसमें छात्र गुरुओं के समीप रहकर अध्ययन कार्य करते थे जिस कारण उसे अंतर्वासिक कहा जाता था। इस विधि के अंतर्गत पाठ्यक्रम 12 सालों तक वेद अध्ययन करवाते थे। तत्पश्चात षड्यंत्र आदि को भी शामिल कर लिया जाता था। इसमें कठोर अनुशासन का पालन किया जाता था। इस विधि में शिक्षण कार्य मौखिक रूप से होने के कारण रटने पर तथा कंठस्थीकरण करने पर बल दिया जाता था। इस विधि में श्रवण तथा भाषण कौशल का विकास होता था तथा पठन व लेखन कौशल की अपेक्षा होती थी। इस विधि में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता था। इस विधि में व्याकरण शिक्षण की प्रधानता होने के कारण कुछ लोग इसे व्याकरण पद्धति नाम से पुकारते हैं। इसे नकदी का रूप भी कहते हैं। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या था, काफ़ी जल्दी पढ़ गया मैं इसको। पहले जो विधि थी वो कंठस्थीकरण पर जोर देती थी। ठीक है, जो ये विधि है ना इसका प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता था। इस विधि में व्याकरण शिक्षण की प्रधानता होती थी और इसे व्याकरण पद्धति के नाम से जाना जाता था। इसे ना एक नाम और था, नकदी का रूप भी कहते थे। क्या कहते थे? नकदी का रूप भी कहते थे। पाठशाला या फिर विधि में शिक्षण हेतु निम्न उपविधियों का अपनाया जाता था। मौखिक व व्यक्तिगत शिक्षण विधि, हाँ कौन कौन सी थी? एक तो मौखिक विधि, दूसरी है परायण विधि, है ना, यदि इसकी व्याख्या हुई आगे तो इसको पढ़ेंगे अपन। वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याकरण विधि, सूत्र विधि, व्याख्या विधि, भाषण विधि, नायक विधि, कक्षा नायक मॉनिटर और कथा कथन विधि। ठीक है, अब देखते हैं क्या इनकी व्याख्या भी है या नहीं आगे नोट्स में। हाँ है ना, इसमें कुछ नहीं है, देख लो आप खुद। परायण विधि क्या है? परायण विधि में क्या होता है? वैदिक मंत्रों के स्वस्वर पाठन को परायण कहते हैं। वैदिक मंत्रों के स्वस्वर पाठन क्या कहते हैं?
परायण कहते हैं। परायण करने वाले छात्र परायण कहलाते हैं। इस विधि में कंठस्थीकरण पर बल देते हुए वैदिक मंत्रों को बार बार आवृत्ति कराकर उन्हें कंठस्थ करवाया जाता है और छात्र वैदिक मंत्रों को अथवा विषय वस्तु को कंठस्थ कर लेता तथा उसका जिसका विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो जाता है उसे श्रोत्रिय कहा जाता है। परायण के दौरान अशुद्धि करने वाले छात्र, एक अशुद्धि करने वाला छात्र होता है उसे एकांयिक, दूसरे को द्वयंकिक, फिर त्रियंकिक, याद कैसे रखो, यंकिक यंकिक यंक वो नंकिक नंकिक नंकिक, है ना। तो ये तो सेम है। ओके, एक गलती कर रहा है, एक, दो कर रहा है, द्वि, तीन कर रहा है, त्रि। ठीक है, वैसे पूरा गला बैठ चुका है। तीसरी क्लास है ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगातार। विषय वस्तु के स्तरानुसार परायण की संख्या बढ़ा दी जाती है। सत्यक, अष्टक, नव्यक, etc। विषय वस्तु के स्तर के अनुसार ही परायण की संख्या बढ़ा दी जाती है। यह विधि पाणिनि के समय व्याकरण के लिए प्रयुक्त की जाती थी। इसमें सूत्रों को बार बार आवृत्ति कराई जाती थी। इसमें प्राप्त ज्ञान को स्मृति में संचित करने पर बल दिया जाता था। वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, नॉट इम्पोर्टेंट, व्याकरण विधि, हाँ इसको पढ़ लो व्याकरण विधि में। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण के विषय में लिखा है कि रक्षार्थ वेदानाम अर्थ्यम व्याकरणम, यानी रक्षार्थ, रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, रक्षार्थ वेदानाम अध्ययनम वाक्यनम वो व्याकरणम। इस विधि में के प्रारंभ में कौमुदी के पुत्र अमरकोश के श्लोक, शब्दरूप, धातुरूप आदि को कंठस्थ कर उनकी व्याख्या और उपयोग कराया जाता था। अब इन्हें इसके थोड़े लाभ भी देख लो। लाभ तो क्या, हाँ लाभ देख लो छोटे से। ये छात्र भाषा की सूक्ष्मताओं का ज्ञान को सूक्ष्मताओं को जान पाते थे। छात्र भाषा की सूक्ष्मता को जान पाते तब भाषा का परिष्कृत एवं अपमार्जित ज्ञान हो जाता था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सूत्र विधि। अन्य नाम क्या है, व्याकरण शिक्षण के परंपरागत विधि, पांडित्य प्रणाली। व्याकरण शिक्षण की परंपरागत तथा प्राचीनतम विधि है। कंठस्थीकरण विधि है, है ना, और ऐसे पांडित्य विधि भी कहते हैं। इस विधि में व्याकरण के सब नियमों को सूत्रों के साथ बताया जाता है। मुख्य उद्देश्य गागर में सागर भरना है, अर्थात विस्तृत विषय वस्तुओं को संक्षिप्त में शिक्षण करवाने हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता था। शिक्षण सूत्र सामान्य से विशेष की ओर सूत्रों की व्याख्या हेतु भाष्य विधि तथा टीका विधि का अनुकरण किया जाता था। व्याख्या विधि भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों की शंकाओं का समाधान करने के लिए अध्यापक व्याख्या विधि का अनुसरण करते थे। इस विधि का प्रयोग शिक्षण के दौरान कठिन भावों को उत्पन्न करने होने पर किया जाता था। व्याख्या विधि के अंतर्गत अध्यापक विषय वस्तु के स्पष्टीकरण हेतु व्याख्या के नियम 6 प्रकार के अंगों को देता। परिच्छेद, पदायुक्ति, विग्रह, पाठ्य योजना, आपेक्ष समाधान। पदाच्छेद, पदों को विच्छेद करना, पदार्थोक्ति, पदार्थों की अभिव्यक्ति करना, विग्रह करना, वाक्य योजना बनाना, और आपेक्ष करना, समाधान करना। इस विधि में शिक्षण करवाने से छात्रों को विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। भाषण विधि कोई इतनी वो विधि अच्छी नहीं है। कथा कथन विधि इतने ठीक पढ़ लेते। रुचिकर बनाने हेतु उसे सरल रूप से स्पष्ट करने प्रयोग की जाती है। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण के समय अध्यापक उपनिषद पंचतम हितोपदेश से क्रियाएं सुनाकर विषय वस्तु को सरल रूप प्रस्तुत कर शिक्षण कार्य करवाते हैं। कथा नायक वायक विधि। प्राचीन काल में मेधावी छात्र शिक्षण कार्यों को अपने गुरुजनों के अध्यापन कार्य में सहयोग करते। इस विधि का प्रयोग गुरु के अस्वस्थ होने पर, मतलब जो कक्षा नायक बनाते टीचर नहीं आता, वही विधि, इसके अंदर कुछ नहीं। पाठशाला विधि। पाठशाला विधि क्या है, यह भारतीय संस्कृति की संरक्षण के लिए उपयुक्त होती है।
संस्कृत साहित्य के अनुसंधान के लिए उपयोगी विधि है। भाषा के पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में सहायक, छात्रों के आध्यात्मिक भावना का विकास, अनुशासन में सहायक, स्वाध्याय की क्षमता का विकास, छात्रों में चिंतन शक्ति, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति व स्मरण शक्ति का विकास होता था। दोष क्या है इसमें? मनोवैज्ञानिक विधि एक तो है ना, रटने पर बल दिया जाता है, अब बोध पर नहीं, मतलब जानने पर नहीं दिया जाता, रटने पर बल दिया जाता है। पठन व लेखन कौशल की अपेक्षा सामान्य बुद्धि और मंदबुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी या नीरस विधि है, क्योंकि इसमें व्याकरण का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होने पर छात्रों को बाध्य किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि या भंडाकर विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि है ना, उसका नाम आपके पास है ना, एक भंडारकर विधि भी आ सकता है। क्या आ सकता है? भंडारकर विधि भी कहा जाता है। प्रवर्तक है इसके राम गोपाल भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। समर्थक है वामन शिवराम आप्टे, वामन शिवराम आप्टे। ठीक है, यह विधि 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद विकसित हुई है। ठीक है, इस विधि पर पाश्चात्य पद्धति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के इस विधि को प्रारंभ किया, अतः इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। भंडारकर ने 2 प्रमुख पुस्तकें लिखी, एक तो मार्गोपदेशिका, एक संस्कृत मंदिरात प्रवेशिका, संस्कृत मंदिरात प्रवेशिका। इस विधि द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षण में संस्कृत शिक्षण तथा जसवंत शिक्षण में अंग्रेजी शिक्षण के रूप में कार्य किया गया। इस विधि इस प्रकार मातृभाषा में संस्कृत शिक्षण व संस्कृत शिक्षण में मातृभाषा के शिक्षण हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया। यह विधि व्याकरण शिक्षण हेतु प्रयुक्त मानी जाती है। गुण, संस्कृत के व्याकरण नियमों को बोधगम्य में बनाया जाता था, छात्रों के स्वाध्याय की आदत के विकास पर बल दिया जाता था, एक साथ बहुत से छात्रों को सरलता से पढ़ाया जा सकता था, अतः इसमें समय धन व शक्ति कम खर्च होती थी। इस विधि पर आधारित पुस्तकें स्वयं पथ प्रदर्शक का कार्य करती थी, रटने की अपेक्षा बोध पर बल दिया जाता था। दोष, यह विधि प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी नहीं है, इसका प्रयोग केवल उच्च स्तर पर किया जाता है। यह नीरस विधि है, क्योंकि इसमें केवल व्याकरण नियम व अनुवाद पर बल दिया जाता है। इस विधि में भाषा के विभिन्न पक्ष जैसे उच्चारण, अभ्यास, रसानुभूति, गद्यों के मुख्य भाव, मौखिक कार्य आदि अपेक्षित हो जाते हैं। भाषा शिक्षण की नवीन विधियाँ, भाषा शिक्षण की नवीन विधियाँ। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति के बाद भाषा शिक्षण कराने हेतु जिन विधियों का उपयोग किया है वे नवीन विधियाँ कहा जाती है। जो निम्न पाठ्य पुस्तक विधि है, वहाँ ये याद कर लेना, ये याद होनी चाहिए अपन को। पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, हरवल्टीय पंचपदी विधि, मूल्यांकन विधि। कौन कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, हरवल्टीय पंचपदीय विधि और मूल्यांकन विधि। कौन कौन सी? दोबारा बोलो, दोबारा बोलेंगे अपन। पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, हरवल्टीय पंचपदी विधि और मूल्यांकन विधि। ठीक है, पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, व्याख्या विधि, हरवल्टी विधि और मूल्यांकन विधि। पहली विधि है पाठ्यपुस्तक की विधि। पाठ्यपुस्तक की विधि देखो काफ़ी बड़ी है। पाठ्यपुस्तक की विधि है पहली विधि। पाठ्यपुस्तक की विधि में भारत में पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक कौन है? बेस्ट महोदय है। कौन से? बेस्ट महोदय। पहली विधि बेस्ट महोदय है। इस विधि में कक्षा के स्वरानुसार विषय वस्तु का वर्गीकरण कर पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। तत्पश्चात उन्हीं पुस्तकों में संस्कृत शिक्षण का कार्य कराता है। यह वर्गीकरण क्षेत्र के निकटतम वातावरण पर क्या करता है? आधारित होता है। इस विधि के अंतर्गत क्रमशः वर्णमाला, छोटे छोटे शब्दों के वाक्य के अनुच्छेद का ज्ञान कराया जाता है। वर्ण, शब्द, वाक्य और अनुच्छेद। इस विधि के अंतर्गत शिक्षण का केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तक के पाठ होते हैं। इस विधि के अंतर्गत
इस विधि के अंतर्गत छात्र अथवा प्रौढ़ व्यक्ति भी शिक्षक की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गुण क्या है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में शिक्षण कराने से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वाचन कौशल में बल देती है, संस्कृत विषय के प्रति अनुराग उत्पन्न करने में सरलतम विधि है। दोष क्या है? यह विधि केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित है अतः साहित्य के व्यापक ज्ञान को प्रेरित नहीं करती। व्याकरण एक क्रमबद्ध ज्ञान का अभाव होता है, छात्रों में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का अभाव होता है। प्रत्यक्ष विधि अन्य नाम क्या है? निर्बाध विधि व सुगम विधि। भारत में सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर बी लेकिन ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई में किया था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षण हेतु किया जाता था। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहता है। इस विधि के अंतर्गत मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है तथा इस विधि के अंतर्गत संस्कृत शिक्षण कराने हेतु छात्रों को अभ्यास कार्य दिया जाता था, जिससे वे संस्कृत के माध्यम से ही चिंतन मनन करें, संस्कृत में ही विचारों को प्रकट करें। ऐसा करने से भविष्य में छात्रों की भाषा पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयोगी है। बालोद्यान विधि किंडर निर्माण में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। यह विधि अंग्रेजी शिक्षण हेतु अधिक सफल हुई है, क्योंकि अंग्रेजी विश्लेषणात्मक भाषा है जबकि संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा है। गुण संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। भाषा के चारों कौशलों का विकास अवसर प्राप्त को होता है। छात्रों के स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने की योग्यता का विकास होता है। इस विधि में शिक्षण की योग्यता व रुचि का ध्यान रखा जाता है। दोष संस्कृत शिक्षण की गति मंद होती है, क्योंकि संस्कृत भाषा लोक व्यवहार की भाषा नहीं है। सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि। देखो हमारे पेज टोटल हो चुके हैं 59, लगभग अभी आधे पेज से ज़्यादा है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर होती है। विश्लेषण विधि कहाँ से होती है? पूर्ण से अंश की ओर होती है और शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। ये इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण कराते समय शिक्षक संपूर्ण पाठ की विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। तत्पश्चात पाठ के विभिन्न अंशों का विश्लेषण करते हुए शिक्षण कार्य को समाप्त करता है। इस विधि का प्रयोग प्राय कथा शिक्षण व व्याकरण शिक्षण के समय किया जाता है। कथा शिक्षण के समय अध्यापक सर्वप्रथम संपूर्ण कथा का सार छात्रों को सुना देता है, तत्पश्चात उसके अंशों का विश्लेषण करता है। व्याकरण शिक्षण के समय अध्यापक सर्वप्रथम व्याकरण के नियम तथा सूत्रों को ज्ञान छात्र के समक्ष प्रस्तुत कर देता है, तथा उसके अंशों का विश्लेषण करता है। जैसे देश संधि पढ़ाते समय छात्रों के समक्ष अक सवर्ण दीर्घ इसको प्रस्तुत कर देता है। तत्पश्चात विद्वान अंश अक सवर्ण दीर्घ का विश्लेषण करता है। गुण क्या है? गुण इस विधि में के द्वारा शिक्षण कराने से छात्र सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इस विधि में शिक्षण छात्रों का अनुसरण करता है। मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा शिक्षण रुचिकर होता है। जटिल विषयों को स्पष्ट करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। दोस्त क्या? सभी विषयों का शिक्षण इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। जिस विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है उसको सम्यक प्रकार समझने के लिए क्रमबद्ध रूप से संश्लेषित करना अति आवश्यक है, जो कि इस विधि में नहीं पाया जाता। व्याख्या विधि। व्याख्या विधि क्या है? ये इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल में ही भी होता था, वर्तमान काल में भी इसका प्रचलन है। इस विधि का प्रयोग जटिल अंशों व मुख्य भागों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में प्रस्तुत व्याख्या विधि प्राचीन विधि का ही अनुकरण है। प्राचीन काल में व्याख्या मौखिक रूप से होती है, वर्तमान में व्याख्या मौखिक रूप से के साथ साथ लिखित रूप में भी हो सकती है तथा अध्यापक विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग भी करता है, जैसे श्यामपट्ट। प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी सामान्य व मंद छात्रों के लिए अनुपयुक्त छात्रों की निष्क्रियता व उदासीनता संभावना बनी रहती है। मनोवैज्ञानिक विधि है। व्याकरण विधि। पाठशाला विधि में संस्कृत शिक्षण करते समय इस विधि का प्रयोग देखने को मिलता है। वर्तमान में भी व्याकरण शिक्षण कराने हेतु व्याकरण शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में शिक्षक व्याकरण के नियमों की अनेक उदाहरणों सहित व्याख्या करते हुए शिक्षण कार्य कराता है।
व्याकरण को 60 वेदांगों में वेद पुरुष का मुख माना जाता है। पतंजलि में महाभाष्य में व्याकरण को शब्द अनुशासन संज्ञा दी जाती है। इस किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए उसका व्याकरण ज्ञान होना अनिवार्य है। हर्बर्टीय पंचपदी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक व शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों के आधार पर इस विधि का विकास हुआ, अतः इस विधि को हर्बर्ट विधि नाम से विधि भी कहता है। स्पेंसर महोदय के अनुसार भाषा शिक्षण की इस विधि में 5 सोपान पद ऐसे पंचपदी विधि के नाम से जानता है। अन्य विधाओं के समान संस्कृत शिक्षण में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पाठ योजना इसी विधि पर आधारित है। हर्बर्टी पंचपदी विधि में 5 सोपानों को सम्मिलित किया जाता है, जिसका क्रम निम्न प्रकार: प्रस्तावना, विषयोपस्थापन, पाठ्योपस्थापन, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग, प्रयोग। प्रस्तावना छात्रों के पूर्वानुमान से संबंधित होती है, अर्थात इस सोपान के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित छात्रों से पूर्वानुमान का परीक्षण जटिल से सरल प्रश्नों द्वारा किया जाता है। प्रस्तावना ज्ञात से अज्ञात की और शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। नेक्स्ट है प्रस्तावना में पूछे जाने वाले प्रश्न परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। एक आदर्श प्रस्तावना में प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या न्यूनतम 4, मतलब जो शुरुआत में पूछे जाते हैं ना प्रश्न, मतलब पढ़ाने से पहले प्रश्न पूछे जाता है 4, मतलब पिछले ज्ञान पर आधारित, और अधिकतम 5 होती है। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। उद्देश्य पूर्व ज्ञान के साथ छात्र के नवीन ज्ञान का परिचय होता है। विषयोपस्थापन या पाठोपस्थापन इस विधि के इस सोपान के अंतर्गत उद्देश्य कथन के साथ साथ प्रस्तुतिकरण भी किया जाता था। प्रत्येक विद्यार्थी के शिक्षण कराते समय प्रस्तुतिकरण भी अलग अलग प्रकार से किया जाता था। उद्देश्य कथन करते समय अध्यापक या छात्र अध्यापक द्वारा संबोधन करते हुए शब्द का प्रयोग किया जाता। प्रस्तुतिकरण के दौरान आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन आदि करवाए जाते थे। प्रस्तुतिकरण के द्वारा आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन आदि करवाए जाते थे। तुलना प्रस्तुतिकरण के दौरान वाचन के समय अथवा शिक्षण के समय छात्रों को जिन स्थानों पर कठिनाई होती है उन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए अध्यापक द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उससे इस सोपान के अंतर्गत सम्मिलित तुलना। सामान्यीकरण इस सोपान में छात्र द्वारा पढ़ाए गए पाठ के निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते, तत्पश्चात उससे संबंधित नियम तथा सार कथन लिखने का प्रयास करते हैं। इस सोपान में अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ के मुख्य भावों संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछे जाते हैं तथा इन्हीं के माध्यम से मुख्य भाव ज्ञात कराए जाते हैं। जैसे व्याकरण शिक्षण के विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद तत्संबंधित नियम बनाता है। गद्य शिक्षण में मुख्य भाव तथा सार लेखन कराना। पद्य लेखन में समान भाव वाली कविता द्वारा स्पष्टीकरण करना। अनुप्रयोग पाठ को पढ़ने के बाद तथा तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद प्राप्त नवीन ज्ञान को ही व्यवहार में लाना आवश्यक है। इस सोपान के में शिक्षक द्वारा शिक्षण कराने के बाद छात्रों से अभ्यास कार्य तथा गृह कार्य के माध्यम से संपन्न होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान को परिपुष्ट करना है। इसका उद्देश्य छात्रों के ज्ञान को परिपुष्ट करना है। गुण क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का तथा शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। इस विधि द्वारा शिक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप से चलता है। प्राप्त ज्ञान स्थिर रहता है। छात्रों को भी सभी भाषा कौशलों के विकास का अवसर प्राप्त होता है। निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति परम सीमा तक होती है। दोष क्या है? इस विधि में सबसे बड़ा दोष है कि इससे पाठ्यक्रम समय पर पूरा ही नहीं होता, क्योंकि इसमें अधिक समय लगता है। इस सभी विधियों में शिक्षण हेतु यह उपयुक्त नहीं है, जैसे गणित और विज्ञान विषय में। अब जो मूल्यांकन विधि है हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का विकसित रूप है ना। इस विधि में प्रत्येक सोपान में संबंधित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कक्षा में किए जाने वाले क्रियाकलापों का समायोजन कर साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है। प्रारंभ सर्वप्रथम बी एस ब्लूम ने किया।
अपनी पुस्तक टेक्सोनॉमी एंड एजुकेशनल ऑफ ऑब्जेक्टिव में किया था। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑफ ऑब्जेक्टिव में किया है। इस विधि में मुख्य सोपानों का अनुसरण किया जाता है। मुख्य सोपानों का अनुसरण किया जाता है। कौन कौन से मुख्य सोपान? उद्देश्यों का क्या उद्देश्य रहे थे, व्यवहार कैसा था, पाठ्य बिंदु कौन कौन से थे, शिक्षण कार्य कैसे हुआ, छात्र कार्य कैसे हुआ, लास्ट में मूल्यांकन। गुण, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों व शिक्षण सूत्रों का अनुसरण करती है। दोष क्या है? इस विधि द्वारा कराने से छात्रों में भयाभ्रांत होने की संभावना रहती है ना। छात्रों पर मूल्यांकन का दबाव बना रहता है। प्रारंभिक स्तर हेतु उपयोगी नहीं है। अब जो ये नाटक शिक्षण है ना, नाटक शिक्षण बाकी और है ना, ये जो आगे की है लगभग 70 पेज हो चुके हैं, लगभग 70 पेज प्लस और उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब भी टाइम मिलेगा, तो ठीक है।